हेलो दोस्तों, सान ठाकुर। दोस्तों आज मैं ना रेरा के ऊपर कुछ बताऊंगा, स्पेशली एजेंट के लिए कितना अप्लीकेबल है या मेन चीज़ें क्या ध्यान रखनी चाहिए। और तो सबसे पहले कि रेरा किसके लिए है। कोई भी आदमी जो रियल एस्टेट में मतलब कुछ भी करे, उसको रेरा का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब चलो मैं बॉस हूँ और ऑफिस में 10 लोग हैं, वो 10 लोगों के पास भी रेरा का रजिस्ट्रेशन चाहिए। या कोई बिल्डर ऑफिस में है, ठीक है, वो हेल्प कर रहा है ना, मार्केटिंग जो भी है पिच कर रहे हैं, उनको भी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हैं, ये सभी के लिए जो भी ये फैसिलिटेट करते हैं ये सर्विस। अलॉटीज होता है, एक प्रमोटर होता है और एक होता है रियल एस्टेट एजेंट। ये 3 होता है ना, तो हमें चाहिए। प्रमोटर मतलब जो बिल्डर होते हैं वो तो अपना करेंगे, वो प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करते हैं। कोई भी चीज़ बिना वो रजिस्ट्रेशन किए वो कर ही नहीं सकते। मतलब रेरा आया कब था? ये 1 मई 2016 में आया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला। उसके बाद 1 साल बाद वो इन्फोर्समेंट हुआ, उसका लागू कब हुआ? 1 मई 2017 से। तो ये समझना है कि आया कब। और ये अभी हर एक स्टेट का अलग अलग होगा। ऐसे नहीं कि ये केवल मतलब मैंने यहाँ पर ले लिया। जैसे तो मैं अगर पूना में हूँ तो महाराष्ट्र में है, तो अगर मैं यूपी में जाऊँ, अगर मैं एमपी में जाऊँ, तो वहाँ का भी मुझे रेरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेट का है। तो रेरा के लिए हर स्टेट वाइज आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जानना जरूरी है। महाराष्ट्र में स्पेशली ऐसा हुआ है कि अभी रेरा के लिए आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस, एक एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। वो पास करने के बाद ही आप रेरा लाइसेंस ले सकते हैं। या किसी ने पहले ले रखा है मान लो, तो अगर, क्योंकि ये रेरा का जो लाइसेंस है वो 5 साल के लिए मिलता है, जो परमिशन है 5 साल बाद आपको रिन्यू करना पड़ता है। तो रिन्यू करते वक्त फिर आपको वो पूछा जाएगा। और जहाँ तक मुझे अभी लग रहा है कि ये पूरे इंडिया में ऐसे ही कंपलसरी हो जाएगा। रियल एस्टेट में अगर प्रोफेशनल में आना है आपको, तो आपको रेरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब हर एक स्टेट का अलग अलग इसकी जो फीस है वो भी अलग अलग होती है। जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो अगर मैं रियल एस्टेट एजेंट एज पर रेरा कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं। एक जो इंडिविजुअली करता है अपने नाम पे, जो खुद कर रहा है, वो उसके पास कोई एम्प्लॉय नहीं है। एक है जो जैसे पार्टनरशिप फॉर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, तो ऐसे कर रहा है। तो बस 2 ही तरह के होते हैं एजेंट। एक तो कंपनी पार्टनरशिप जो बड़ा ऐसे चलाएगा, और एक होगा इंडिविजुअल के नाम से। तो इंडिविजुअल के नाम से अगर आप कोई रेरा लेता है तो 10,000 लगता है यहाँ पर। हर एक स्टेट का जैसे मैंने बताया अलग अलग होगा। अगर मैं कंपनी के नाम पे ही काम करता हूँ, जैसे मैंने कंपनी है, तो मुझे 1 लाख रुपए लगेगा, एंड देन 5 साल बाद मुझे रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें जाननी जरूरी है। और हमारे लिए अगर हमने कुछ समझो, हर चीज़ में मुझे रेरा तो लगना ही है। मतलब आप भले बार्टर जैसे होता ना, मान लो कि मैंने किसी को सर्विस दी, बदले में उसने मेरे को जरूरी नहीं कि कैश ही दिया और कुछ भी दिया, तब भी कुछ भी अगर मैं करता हूँ किसी को सर्विस, तब भी मुझे रेरा का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो जो लोग बहुत हैं घर से ही पार्ट टाइम में कर रहे हैं, इधर उधर 1-2 शॉट मारते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा है कि अब आपको भी काम करना पड़ेगा, मतलब लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर देखेंगे टेक्निकली, जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ, ज़्यादातर रेरा जो भी बातें कर रहा है वो पूरी प्राइमरी सेल पे कर रहा है। जो अंडर कंस्ट्रक्शन, न्यू लॉन्च, उस पे ज़्यादा बात कर रहा है। रिसेल रेंटल के ज़्यादा क्लॉज है नहीं अभी तक जो मैं समझा हूँ। डेफिनेटली उसके लिए भी होना चाहिए, बट ऐसा है तो सीन। तो जिसको प्राइमरी सेल में जो सीपी बोलते हैं, चैनल पार्टनर, उनके लिए तो मस्ट है कि आप रेरा लेना ही पड़ेगा। उनको तो जीएसटी भी फिर लगेगा, क्योंकि वो आप बिलिंग कर रहे हो बिल्डर को। तो सेकेंडरी रीसेल का अभी तक मुझे उतना तो नहीं लग रहा है, बट बेटर है कि अगर आप इस प्रोफेशन में आ ही रहे हो तो रेरा का आप रजिस्ट्रेशन करा लो तो अच्छा रहेगा। अब जो भी रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके हर एक मटेरियल पे प्रिंटेड होगा। अभी तो वो 1 अगस्त से बोल रहे थे स्कैनर भी आ रहा है, मतलब कोड रहेगा। कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अगर बिल्डर, तो उसका कोड रहेगा। आप उससे चेक कर सकते हो उसके वेबसाइट पे कि वो सही चीज़ें बता रहा है या नहीं। क्योंकि कोई भी गलत अगर इन्फॉर्मेशन दी है किसी बिल्डर ने, तो उसका फाइन बहुत ज़्यादा है। मतलब 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, जितने भी करोड़ का होगा उसका प्रोजेक्ट, उसका 10% उसको फाइन देना पड़ेगा अगर उसने कई गलत इन्फॉर्मेशन दे के प्रमोट किया अपने प्रोजेक्ट को। 10% है। और नहीं, अगर उसके बाद भी वो ठीक नहीं, सुधरा नहीं, उसने गलती कंटिन्यू की, तो 3 साल तक की मतलब जेल या ये दोनों का भी प्रावधान है। तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट होते जा रहा है। मान लो अगर कोई प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, पहले ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस थी प्रोजेक्ट डिले होना, तो डिले के केस में क्या होगा? जो भी प्रोजेक्ट डिले होगा, एक तो 1 साल का एक्सटेंशन ले सकते हैं, जो भी आपने डेट दिया था एज पर रेरा, जो भी आपका कंप्लीशन था
प्रोजेक्ट का 1 साल तक का, जब कोई प्रॉब्लम आ जाए या फोर्स मजूरे रहता है या जो भी आ जाए तो आप एक्सटेंशन ले सकते हो। पर वो उसमें अगेन फाइन का ऐसा है कि जो भी SBI का जो लैंडिंग रेट रहेगा उससे 2% प्लस करके वो आपको इंटरेस्ट के रूप में देंगे। समझ रहे हो लेट होने का क्या होगा, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। तो इस तरह से है। ब्रोकर पे अगर वो कोई गलत काम करता है या सही प्रैक्टिस नहीं करता है तो उसके लिए ऐसा रखा हुआ है 10,000 पर डे उसको फाइन किया जाएगा। क्या 10,000 पर डे, जब तक उसने गलत तरीके से काम किया या कंटिन्यू रखा, या उसको ऐसा रखा गया है कि बाद में ये बहुत कर रहा है तो 5% ऑफ द प्रॉपर्टी विच ही सोल्ड, लाइक मैंने 1 करोड़ का बेचा तो मुझे 5% उसका जो भी है फाइन देना पड़ेगा गलत तरीके से अगर मैंने बेचा था। या 1 साल का जेल का भी उसमें प्रावधान किया हुआ है। तो थोड़ा इनको लेके भी बड़ा सख्त है रेरा कि मतलब अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा वो रियल एस्टेट एजेंट को मानते हैं, क्योंकि ये दोनों को मिलाने का काम यही करता है, प्रमोटर को और जो अलॉटीज रहते हैं जिनको ये फ्लैट दिया जाता है। तो इन चीज़ों का हमें अभी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आपको अभी एजेंट को भी अपने सारे ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड है वो रखने पड़ेंगे। मतलब 6 महीने में उसको अपनी एक बार रिपोर्ट पूरी देनी पड़ेगी कि भाई कितने ट्रांजेक्शन किए, कितने वैल्यू के, कितना कमीशन अर्न किया। तो वो आपको पूरा जो बुक ऑफ अकाउंट है वो मेंटेन करनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। सेम बिल्डर के लिए भी कंपलसरी है। हर फाइनेंशियल ईयर जो भी होता है 31 मार्च, उसके 6 महीने में उसको ऑडिट कराना पड़ता है। और मतलब फिर 30 सितंबर हो गया ना, 30 सितंबर को उसको सारी चीज़ें बतानी पड़ती है कि कितना सेल किया, कितनी यूनिट गई। और बिल्डर के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब उसके सारे जितने भी है सारे NOCs वगैरह लिए हैं क्या उसने, वो सब रेरा की वेबसाइट पे, उसको अपनी वेबसाइट पे अपडेट करना पड़ेगा कितनी यूनिट सेल हुई, कुछ भी है। वो अपनी मर्जी से कोई भी चेंजेस ऐसे नहीं कर सकता कि चलो अभी प्लान ये सैंक्शन था लेकिन ऐसे, उसको 2/3 मेजॉरिटी से जो जिनको भी अलॉट किया है तभी वो उसको चेंज कर सकता है। मतलब 66.67 ऐसे कुछ % उसको बहुमत से ही चेंज किया जाए। जैसे मैंने किया आधा प्रोजेक्ट, उसके बाद दूसरे को मैं दे दूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए उसको जिनको अलॉट किया गया है पहले जो बताया गया था तो उनकी 2/3 की मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी, तभी वो ये सारी चीज़ें चेंज कर सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। फिर उनके कानून बड़े बने हुए हैं, एपेलेट ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उस अगर वहाँ से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हो, अपील कर सकते हो इन चीज़ों को। तो ये समझना है कि कोई पूछता था कि अगर ऐसा हुआ तो क्या पुलिस में जाना चाहिए, नहीं, रेरा अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। वहाँ पे ग्रीवेंसेस सेल है, आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, उनको अपनी जो भी है कंप्लेन, मेरे ख्याल से कुछ 5,000 रुपीज़ है फीस है उसकी, आपको कंप्लेन रजिस्टर करनी है और तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। उनका पूरा बना हुआ स्ट्रक्चर जो है। तो मैं सभी से कहूँगा आप जो अपने अपने स्टेट की रेरा की वेबसाइट है वहाँ पे ज़रूर जाओ, सारी डिटेल में जानकारी लो, उसके सारे अपडेट आते रहते हैं, कोई चेंजेस हैं रूल रेगुलेशन में तो सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है। कि जैसे अभी नॉर्मली कोई बुकिंग अगर करता है तो कितना 10% से ज़्यादा बिल्डर उससे नहीं ले सकता बुकिंग जो एग्रीमेंट टू सेल तक में। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई है। या बिल्डर पहले ऐसे होता था, यहाँ से पैसा आया, वो मनमानी ढंग से पैसे यहाँ लगाता था, वहाँ लगाता था, बाद में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसका उधर उसका इधर। अभी ऐसा है कि आपको एक एस्क्रो अकाउंट खोलना पड़ेगा, मतलब बिल्डर को अभी 2 अकाउंट खोलने पड़ेंगे, तो उसमें 70% पैसा वो हिला नहीं सकता उसका, और 30% के लिए अलग से। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं कि वो पैसा ये प्रोजेक्ट से, क्योंकि उसको सैलरी भी देनी है, मार्केटिंग कॉस्ट भी है, सारी खर्चा है, तो उतना ही खर्चा वो निकाल सकता है। 70% वो वहाँ से पैसा हटा नहीं सकता। तो जो नहीं रुक जाते थे फंडिंग की वजह से प्रोजेक्ट, तो वो एक बहुत बड़ा स्टेप है जिससे कि इंश्योर होता है सेफ्टी। या अब वो कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी चीज़ करने से पहले तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या उसको जो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लिए बिना वो कुछ नहीं कर सकता है। और सारी चीज़ें क्या है वहाँ अपडेट करनी पड़ेगी। जैसे एक बार इतने यूनिट बन गई तो अब उसको कन्वेंस डीड बनानी पड़ेगी, उसको सोसाइटी फॉर्म करनी पड़ेगी, हर एक चीज़ की क्लैरिटी है। कारपेट मतलब क्या है, पहले जो लोडिंग थी 35% 40% लोडिंग, अब लोडिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो बताएंगे, वो इतनी बड़ी मैनुअल है, वो ऐसे 2 मिनट में नहीं बता सकते। ये देखिए मैं लेके बैठा था, ये 120 पेज का है,
मुझे इतना सब कैसे, अभी महाराष्ट्र में जैसे हुआ है कि एग्ज़ाम आपको देके क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो कल ही मेरा एग्ज़ाम है, कल 6 अगस्त को। मैंने काफ़ी पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें मैं खुद नहीं जानता था, और कौन से क्लॉज में, कौन से चैप्टर में क्या रूल है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सब बहुत डेप्थ में। टीडीएस भरना है, एनआरआई के लिए टीडीएस कितना होता है, ठीक है। उसके बाद हर एक चीज़ मतलब क्लियरिटी है, स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर, रजिस्ट्रेशन के ऊपर, तो बहुत चीज़ें हैं। आप लोग अपने अपनी स्टेट की वेबसाइट पे जरूर जाओ, क्योंकि हमको रियल एस्टेट में काम करना, वहाँ के रूल रेगुलेशन क्या बोलते हैं वो देखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करो, ज़्यादा बड़ा वीडियो होने से तो ऊपर से जाता है। फिर भी अगर आप चाहिए तो मैं सेकेंड पार्ट भी फॉलोअप में कुछ आपके क्वेश्चन, तो उसके ऊपर भी क्लैरिटी, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी किया है अभी एग्ज़ाम देने से पहले, तो मेरे एकदम दिमाग में ताज़ा है, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। बट अगर मेरे से पूछोगे कि फ़ायदा क्या, नहीं, अच्छा है। कोई भी चीज़ सिस्टम आने से क्या है, जो अनएथिकल प्रैक्टिस करते थे, कुछ भी इधर उधर का करते थे, 1 2 का 4, वो लोग अब यहाँ से मुश्किल है उनको अब सर्वाइव करना, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है। जो पहले कोई सुनने वाला नहीं था, बेचारा कस्टमर पैसा देके फंस जाता था, अभी सबके ऊपर, सबके एकदम जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सबके एकदम क्लियर कर दिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अगर कोई क्लाइंट है बुकिंग कर दे, तो बुकिंग करने के बाद कैंसिलेशन का क्या है, तो उसमें है कि 15 डेज तक कोई कैंसिलेशन नील रहेगा, मतलब पूरा पैसा रिफंड करना चाहिए। और 15 से 30 डेज में फिर 1% जो भी बुकिंग का है, उसके बाद 30 से 60 डेज में 1.5%, मतलब 2% मैक्सिमम कट कर सकता है बिल्डर, बाकी उसको पैसे देने होंगे। मतलब 1 करोड़ का है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख मैक्सिमम कर सकता है, अगर वो 2 महीने या 3 महीने बाद कैंसिल करता है तो, पर 15 दिन में नहीं लगेगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमें पता होनी चाहिए, और कस्टमर भी हमारे पास भरोसे से आता, तो हम सही चीज़ें उसको बता पाएँ, है ना, प्रोटेक्ट करें उसके इंटरेस्ट को, क्यों। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।